स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी एनालिसिस ऑफ वाटर। और एनालिसिस ऑफ वाटर में जो नेक्स्ट अब आपने करना है दैट इज़ वाटर प्योरीफिकेशन। दिस इज़ वेरी जनरल टॉपिक, वेरी सिंपल टॉपिक। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, जो आपको पता है, इट इज़ ए टेक्निक, इट इज़ ए प्रोसेस टू प्योरीफाई द वाटर। तो व्हाट इज़ वाटर प्योरीफिकेशन? वाटर प्योरीफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिजायरेबल biological contaminants, suspended solids and gases from water, and which are retained in water due to heavy industrial and environmental pollution. Students, you know almost all sources of water, चाहे वो आपके ponds हैं, चाहे lakes हैं, चाहे oceans हैं, rivers हैं, glaciers हैं, all sources of water contain some level of pollution. तो उन पॉल्यूटेंट्स को उन सोर्सेज से रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रीस्टोर इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पानी की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिस्टोर करने के लिए करते हैं हम प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर मे कॉज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, एल्गी, फंजाई, वायरसेस एट्सेट्रा। ये वो स्पीसीज़ हैं जिनकी वजह से वाटर जनरली पॉल्यूट होता है। तो जब आप वाटर की प्योरीफिकेशन करेंगे तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज, एंड दैट वाटर बिकम्स प्योर। नाउ द मेथड्स ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड या जो सबसे ट्रेडिशनल मेथड है स्टूडेंट्स, वो आपको पता ही है। प्योरीफिकेशन का जो मेन मेथड है दैट इज़ बॉइलिंग। ठीक है, कि जब पानी को आप 373 केल्विन तक बॉयल करते हो फॉर 10 मिनट्स तो वो वाटर प्योर हो जाता है। एंड दैट इज़ प्योर क्योंकि उसमें से एलिमिनेट्स हो जाते हैं बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरसेस एट्सेट्रा। तो इसको आप बोलते हो स्टेरिलाइज्ड वाटर, या दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, नाउ बॉइलिंग आपको पता है एक ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है, बट लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। और वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि अगर वाटर हार्ड है, आप एक ऐसे एरिया का वाटर ले रहे हो विच इज़ हार्ड, आपको पता है हार्डनेस ऑफ द वाटर इज़ ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो क्या होगा, अगर वाटर हार्ड है तो जब आप उसको बॉयल करोगे तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाएगी कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स की, और जब कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज होंगे तो वो डिकम्पोज होके बन जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या होता है कि इफ़ वाटर इज़ हार्ड एंड यू आर डूइंग बॉइलिंग देन देयर इज डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम रिजल्टिंग इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और आप देख सकते हो जो बड़े बड़े बॉयलर्स आप यूज़ करते हैं फॉर बॉइलिंग वाटर, वहाँ पे साइडों में कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है, मिट्टी की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है बॉइलिंग की। ठीक है, और दूसरी डिसएडवांटेज है कि जो बॉइल्ड वाटर है अगर आप उसको स्टोर करके रखोगे तो दैट कैन अगेन एक्वायर पैथोजेंस। तो दीज आर द सम डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉइलिंग विच इज़ द मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। सेकेंड मेथड ऑफ प्योरीफिकेशन इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का आपने प्रैक्टिकल भी देखा है पिछली बार। डिस्टिलेशन इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप वाटर को बॉयल करोगे तो क्या होगा, जैसे वाटर बॉयल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वाटर के वेपर्स बनेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी जो फ्लास्क होगी वो कवर्ड होगी तो वेपर्स बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि क्या होगी उनकी कंडेंसेशन। और जब कंडेंस्ड वेपर कूल होंगे तो दोबारा से लिक्विड बन जाएंगे और आप उनको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप उसको कलेक्ट करोगे एक दूसरी फ्लास्क में जिसको आप बोलते हो डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन में जब आप वाटर को बॉयल करोगे तो जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंस होंगे, और कंडेंस होके जब वो कूल होंगे तो आप उनको स्टोर कर सकते हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कंटेमिनेट्स प्रेजेंट होंगे वाटर में वो आपके फ्लास्क में ही रहेंगे, सिर्फ वाटर जाएगा ऊपर। ठीक है, तो जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे ही बैठी रहेंगी, एंड वाटर विल कंडेंस एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर। एडवांटेजेस इसके यही हैं कि आप इससे रिमूव कर सकते हो वाइड रेंज ऑफ कंटेमिनेट्स। पहली एडवांटेज है वाइड रेंज ऑफ कंटेमिनेट्स रिमूव हो सकते हैं, एंड इट इज़ रीयूजेबल। ठीक है, जो वाटर है उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, दैट मीन्स 373 केल्विन से कम, ठीक है, वो भी पानी के साथ कंडेंस हो जाते हैं। वो नीचे नहीं बैठेंगे बल्कि वो पानी के साथ कंडेंस होंगे
और जिस तरह से फ्लास्क में पानी कलेक्ट होगा वो हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वो भी कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस जगह से जो आपका पानी है दैट इज़ नॉट प्योर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिसएडवांटेज है। और दूसरी डिसएडवांटेज है कि ये जो आपका मेथड होता है डिस्टिलेशन का दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मेथड, ये बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, स्लो प्रोसेस होता है, इस वजह ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। और पानी की वेस्टेज इसमें बहुत होती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव मेथड, इट इज़ स्लो मेथड, इट कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वेस्टेज ऑफ वाटर इज़ वेरी लार्ज। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, राइट। नेक्स्ट जो हमने करना है स्टूडेंट्स दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ वाटर। स्टूडेंट मैंने जब आपके साथ सॉइल का पीएच डिस्कस किया था तो मैंने पूरी तरह से डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, वो बिल्कुल उस पे है जिस तरह से आपने सॉइल का पीएच किया है कि आप सॉइल का पीएच निकालते हो, फिर देखते हो कि सॉइल एसिडिक है, 7 से कम अगर पीएच आता है तो आप बोलते हो कि सॉइल एसिडिक है, 7 से ज़्यादा अगर पीएच आता है तो आप बोलते हो सॉइल बेसिक है, अगर 7 आता है तो आप उसको न्यूट्रल सॉइल बोलते हो। तो वहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। पानी के बारे में, पानी में भी वही कंसेप्ट आएगा, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको फटाफट से डिस्कस करूँगी स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ वाटर, यू नो वाटर इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि इसकी आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो वाटर इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इवन इन प्योर स्टेट। तो क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी आयनाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम बन रहा है, वो आपको पता ही है। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वाटर की कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट ले लेंगे, और जब वाटर इधर जाएगा तो ये बन गया K मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा KW। तो KW किसके इक्वल आ गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दैट मीन्स आयनाइजेशन कांस्टेंट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मोलर concentration of water which is constant becomes another constant which is called ionic product. So this is ionic product, that is molar concentration of H plus multiplied by molar concentration of OH minus, and that is always 1 into 10 raised to the power minus 14 at 298 Kelvin. ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू ऑलवेज 1 इंटू 10 raised to the power minus 14 आती है। स्टूडेंट्स याद रखना है प्योर वाटर में, इसका मतलब प्योर वाटर में आयनिक प्रोडक्ट इज 1 इंटू 10 raised to the power minus 14। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो आप बोलोगे इन प्योर वाटर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन is equal to molar concentration of hydroxide ion and that is 10 raised to the power minus 7 मोल पर लीटर, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 10 raised to the power minus 14। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन is equal to molar concentration of hydroxide ion and that is 10 raised to the power minus 7 मोल पर लीटर। तो एसिडिक में आपको पता ही है जब एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी 10 raised to the power minus 7 से, OH की कंसंट्रेशन 10 raised to the power minus 7 से कम हो जाएगी। उस तरह से बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 raised to the power minus 7 से कम हो जाएगी और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 10 raised to the power minus 7 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, KW इंक्रीज करता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। स्टूडेंट्स पीएच आपको पता है दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसकी जगह मैं हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी लिख सकती हूँ, क्योंकि जब पानी में आप कर रहे हो तो हाइड्रोजन आयन पानी के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो आप बोलोगे फॉर प्योर वाटर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अभी बताइए आपको कितनी होती है, 10 raised to the power minus 7 मोल पर लीटर। तो पीएच इज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच कितना आ जाएगा 7। तो ये आपने याद रखना है कि जो न्यूट्रल वाटर होता है उसका पीएच होता है 7। अगर एसिडिटी है पानी में तो पीएच 7 से कम होगा, अगर बेसिसिटी है तो पीएच 7 से ज़्यादा होगा। ऐसा ही हमने सॉइल में भी डिस्कस किया था, सॉइल अगर न्यूट्रल है तो पीएच 7 आएगा, सॉइल अगर एसिडिक है तो पीएच 7 से कम आएगा, सॉइल अगर बेसिक है तो पीएच 7 से ज़्यादा आएगा। सेम वैसा ही आपने वाटर में किया। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली, क्योंकि हमने सॉइल में अच्छी तरह से डिस्कस किया था पीएच के बारे में, और ये बड़ा जनरल सा टॉपिक है, ये आपने +1 में भी पढ़ा है, अब भी आप पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब सॉइल का पीएच निकालते हैं, ठीक है, तो सेम उसी मेथड पे
सेम वही अपरेटस है, सब कुछ सेम वैसे ही यूज़ करना है, बस फ़र्क है वहाँ आपने सॉइल का सैंपल लिया था पीएच निकालने के लिए, यहाँ आप वाटर का सैंपल लोगे पीएच निकालने के लिए, ठीक है। सेम वही प्रिंसिपल है, वही अपरेटस है। वहाँ आपको अपरेटस का नाम क्या बोला गया था, पीएच मीटर, तो यहाँ भी पीएच मीटर ही है। पीएच मीट्रिक तो उसको बोल देंगे आप पीएच मीट्रिक मेथड, क्योंकि अपरेटस इज पीएच मीटर। पीएच मीट्रिक मेथड फॉर पीएच डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम वैसा ही है। आपको वहाँ बताया गया था कि क्या होता है कि जब ग्लास का इलेक्ट्रोड कम्स इन कंटैक्ट विद वाटर सरफेस, ठीक है, जब ग्लास का इलेक्ट्रोड वाटर सरफेस के कंटैक्ट में आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ग्लास के इलेक्ट्रोड पे डिफरेंट होती है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वाटर के सैंपल में डिफरेंट होती है। वहाँ हमने सॉइल की बात की थी, यहाँ हम वाटर की बात करेंगे। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑन ग्लास इलेक्ट्रोड एंड ऑन वाटर सैंपल अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेजर किया जाएगा पीएच मीटर से और फिर आएगा आपके पास पीएच। तो वही है सेम द प्रिंसिपल। द डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पीएच, क्योंकि जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकल रही है तो मतलब पीएच निकल रहा है, यूजिंग ए ग्लास इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that when glass electrode comes in contact with water sample, potential difference is created along glass surface. Magnitude of potential difference depends upon concentration of hydrogen ion in water sample and concentration of hydrogen ion inside glass surface. The concentration difference produces potential difference that is measured on pH meter. उसके बाद मैंने आपको बताया था apparatus is pH meter, साथ में ग्लास इलेक्ट्रोड लेने पड़ते हैं विच इज़ ज्वाइंड विथ कैलोमल इलेक्ट्रोड, साथ में आपको बफर सॉल्यूशंस लेने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स बफर सॉल्यूशन क्यों लेने पड़ते हैं, फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ द ऑपरेटस, कि आपने जो ऑपरेटस है उसको कैलिब्रेट करना है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑपरेटस हो उसको पहले कैलिब्रेट करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि ये सैंपल है, इसका पीएच आप इतना रीड करो, क्योंकि उसका पीएच हमें पता है, ठीक है। जैसे बफर है, हमें पता है कि हमने जो बफर सॉल्यूशन बनाया है उसका पीएच 4 है, ठीक है, तो हम ऑपरेटर्स को बोलेंगे कि इसका पीएच, मतलब हम उसको एडजस्ट करेंगे इस तरह से कि वो पीएच को 4 रीड करे, ठीक है, तो वो ही कैलिब्रेशन। तो सबसे पहले आप कैलिब्रेशन करेंगे, उसके लिए आप बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। वहाँ पे आपने बनाए हैं बफर सॉल्यूशन 4, 7, 9.0, ठीक है। वैसे मार्केट में बफर पेपर भी अवेलेबल होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर पीएच होता है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो हम बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। आपको बताया गया है कि बफर सॉल्यूशन 4 कैसे बनाना है, बफर सॉल्यूशन 7 कैसे बनाना है, बफर ऑफ 9 कैसे बनाना है, वो पूरा आपको मेथड बताए हैं जब हमने सॉइल का पीएच डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आपने पीएच मतलब आपने बफर बना लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, अपना अपरेटस ऑन करना है, उसको थोड़ी देर रखना है 10-15 मिनट ताकि वो नॉर्मल उसमें आ जाए। उसके बाद आपने अगर टेम्परेचर की एडजस्टमेंट करनी है तो अपरेटस में एक नॉब लगी होती है, उससे आप टेम्परेचर को एडजस्ट करोगे। फिर आप क्या करोगे कि अपना जो पीएच मीटर है उस बफर सॉल्यूशन लोगे जिसका पीएच आपको पता है, ठीक है, उसकी नॉब को आप उस बफर सॉल्यूशन में डिप करोगे और आप एडजस्ट करोगे अपरेटस को। अगर आपने पीएच 7 वाला बफर लिया है तो आप उसको 7 एडजस्ट करोगे, मतलब आपने अपरेटस को कैलिब्रेट किया, आपने अपरेटस को बताया कि इसकी रीडिंग 7.0 रीड करो, क्योंकि आपको पता थी उसकी पीएच। इसी तरह से आप फिर दोबारा से उसको फेंक दोगे, फिर आप दूसरा बफर सॉल्यूशन लोगे जिसका पीएच अगर 9 है, फिर आप उसकी कैलिब्रेशन किया आपने, ठीक है। इस तरह से आपने अपरेटस की कैलिब्रेशन कर ली। अब आप वाटर का सैंपल लोगे, अब आप वाटर के सैंपल का पीएच निकालोगे तो पीएच मीटर आपको बता देगा कि इसका पीएच इतना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सपोज करो अगर पीएच पानी का 6.5 से कम आया, इसका मतलब पानी एसिडिक है, वो कोरोसिव है और वो सॉफ्ट है, और उसमें कौन कौन सी मेटल्स हैं, जिंक, लेड और आयरन, राइट। इसी तरह से अगर पीएच 8.5 से ज़्यादा आता है तो पानी अल्केलाइन है, हार्ड है, राइट। तो मतलब पीएच से आप इजीली बता पाओगे कि पानी हार्ड है कि सॉफ्ट है, पानी एसिडिक है कि बेसिक है। तो पीएच मीटर आपको आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल पीएच मीटर आ रहे हैं वो तो बस फटाफट आप पानी का सैंपल लोगे और आपको डिस्प्ले कर देगा कि इसका पीएच इतना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है, ये हमने करने हैं प्रैक्टिकल्स। तो जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ कि पीएच मीटर से कैसे पीएच निकाला जाता है, चाहे सॉइल का है चाहे
पानी का है। ड्रिंकिंग वाटर का पीएच जो होता है वो 6.0 से 8.5 के बीच होता है, ठीक है। तो अगर 8.5 से ज़्यादा हो गया तो पानी में बेसिसिटी है, अगर 6.0 से कम हो गया तो पानी में एसिडिटी है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है, राइट। जिस तरह से सॉइल का किया था बिल्कुल सेम उसी तरह से है वाटर का भी। थैंक यू।